साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर लगा हुआ एक पॉइंट, एक लाइन देखे होंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि भूकंप क्यों आते हैं। आइए जानते हैं इसके वजह को, भूकंप आने के पीछे का वैज्ञानिक फैक्ट क्या है ना। आखिर साइंस क्या कहता है इसके पीछे। तो भूकंप क्यों आते हैं ये समझने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा, पृथ्वी के बनावट को समझना होगा, पृथ्वी किस प्रकार से निर्मित है, किस तरह से अपना काम परफॉर्म कर रही है, ये समझना होगा। तो आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यह जो सेशन होगा आपका, ये केवल इस सेशन से आपको केवल इसकी जानकारी नहीं होगी कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, आपको ये जानकारी होगी कि पृथ्वी की संरचना कैसा है, पृथ्वी के लेयर क्या है, किसको क्या कहते हैं, किसकी तापमान कितनी होती है, सबसे मोटी परत कौन सी है, सबसे पतली परत कौन सी है ना। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगा। तो आप लगातार बने रहें और आइए मैं आपको समझाता हूं कि भूकंप आने के पीछे का वजह क्या है ना। तो मैं आपको समझाता हूं कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। भूकंप के पहले आपको समझना होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी जो है हमारा मुख्य रूप से चार परत से बनी है ना। पृथ्वी जो है हमारा वो मुख्य चार परत से बनी है और वो परत है हमारा पहला, जिसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कोर, ये क्रस्ट कोर हो गया। दूसरा मेंटल कोर, और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर, और चौथा जिसको हम लोग कहते हैं इनर कोर, है ना। तो इसको मैं कैसे समझा सकता हूं, है ना। आपको मैं बता रहा हूं फिगर के माध्यम से भी अगर दिखाना चाहें हम, तो यहाँ पे अगर एक पृथ्वी की हम लोग संरचना अगर दिखा दें तो ये देखिए, ये सबसे बाहरी एरिया है ना। ये सबसे बाहर का एरिया है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे सारी दुनिया कायम है, जिस पर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। जितना कि हम लोग देख रहे हैं, है ना, दुनिया की तमाम तरह की सुविधाएं इस पे उपलब्ध है, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि सारे। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऊपर वाला जो लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कोर, यही क्रस्ट कोर है जी। और इसके जस्ट अराउंड, जस्ट जो है इसके बाद का जो कोर है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मेंटल कोर। ये है, इसको मेंटल कोर कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा आता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर कोर कहेंगे। ये आउटर कोर हो गया जी। और यहाँ जो हमारा जो केंद्र में जो दिख रहा है, इसके अंदर आउटर कोर के नीचे, इसको हम लोग कहते हैं इनर कोर, है ना। तो आपको समझना होगा कि क्रस्ट कोर का मतलब क्या होता है, क्रस्ट कोर कहते किसको है। तो क्रस्ट कोर का मतलब क्या है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, है ना, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कोर कहते हैं। समझ गए ना बात। अब क्रस्ट कोर जो है ना, ये जो ऊपर की जो भू प्रपट्टी है, इसकी जो मोटाई है क्रस्ट कोर की, जैसे यहां से यहां की कुछ मोटाई होगी ना, तो क्रस्ट कोर की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। 70 किलोमीटर की एरिया जो है हमारा पृथ्वी के अंदर की ओर क्रस्ट कोर कहलाता है, जिसका तापमान बहुत ही कम होता है। इसका तापमान कम होता है किसके अपेक्षा, इस सेंटर के अपेक्षा जो है कि इसकी तापमान कम होता है। वैसे कम नहीं है, इसकी तापमान जो है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्रस्ट कोर की तापमान है ना। तो ये इसकी तापमान है। आखिर इसकी तापमान इसके मुकाबले में बहुत कम है। इसकी तापमान कम होने का वजह क्या है, इसके तापमान कम होने का वजह है कि ये जो है हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में, यानी कि वायुमंडल के संपर्क में ज्यादा आ रहा है। ये वायुमंडल के संपर्क में आने की वजह से क्रस्ट कोर की तापमान क्या है, कम है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रस्ट कोर में टोटल जो हमारा रहने वाला पूरा जो निवास स्थान है ना, इसकी तापमान मैंने आपको बताया ही। और इसकी जो मोटाई है वो लगभग कितना हो जाता है, 70 किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर पर क्या आता है, मेंटल आता है, मेंटल कोर। ये मेंटल कोर क्या है, मेंटल कोर जो है पूरे पृथ्वी के परतों से सबसे मोटी परत है। मेंटल कोर को हम लोग मोटी परत के नाम से जानते हैं, ये सबसे मोटी परत है। और ये जो हमारा है पृथ्वी की, ये सबसे क्या है, पतली परत को हम लोग कहते हैं। ये सबसे पतली परत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है, तो वो कौन सा आएगा, क्रस्ट कोर आएगा। और सबसे जो मोटी कोर है, परत है, वो कौन होगा, इसका मेंटल कोर होगा। और इसकी जो गहराई जो आपको दिख रहा है, ये मेजरमेंट जो इसकी है,
है ना, वो बहुत है, लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास में इसकी जो है कि मेंटल कोर का गहराई है, एरिया है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी जो तापमान है ना, वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बताइए, मेंटल कोर की तापमान जो है 1000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, ये मेंटल कोर है ना। इसके बाद जो हमारा है आउटर कोर है। आउटर कोर क्या है? मेंटल कोर के नीचे वाली परत को हम लोग आउटर कोर कहते हैं। ये आउटर कोर हो गया। आउटर कोर की भी मोटाई है, बहुत कुछ होगा, है ना। लगभग जो है कि इसकी भी मोटाई जो है 1000 किलोमीटर के आसपास ही है, और इसका तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना, ज्यादा ही होगा। तो आउटर कोर क्या हो गया? मेंटल कोर के जो नीचे वाली एरिया है, मेंटल कोर के जस्ट नीचे का जो एरिया है, वो हमारा क्या कहलाता है? आउटर कोर कहलाता है। अब आते हैं हम लोग इनर कोर, है ना। इनर कोर के बारे में समझना होगा। इनर कोर जो है इस पूरे पृथ्वी के सबसे गर्म परत है। इसको हम लोग सबसे गर्म परत के नाम से जानते हैं, ये इनर कोर, है ना। और ये इनर कोर की तापमान आपको पता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी कि सूर्य का तापमान जो बाहर के लेयर में आपको दिख रहा है, उतना ही तापमान इसका है इनर कोर का, जिसकी तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जहां पर गर्म लावा, है ना, गर्म लावा, मैग्मा, अगर पूरे लोहे को पिघला दिया जाए तो जिस तरह की वहां पे सिचुएशन क्रिएट होगा, वही सिचुएशन सेम जो है यहाँ हमारा इनर कोर पर है, जहां पे जो है गर्म परत, गर्म लावा, मैग्मा की तरह जो है कि पूरा एकदम से हॉट तापमान, गर्मी ज्यादा है और उबाल मार रहा है पूरा, जैसे कि एकदम आग का समुद्र है, इस तरह की के है। अब यहाँ से क्या है कि आपको पता होना चाहिए, यहीं से हम रीजन निकल के आएगा भूकंप का। अब होता क्या है कि इसकी तापमान तो मैंने आपको बता ही दिया, 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, और ये जो है कि सबसे गर्म तरह का क्या है, ये एरिया है। अब क्या है कि यहाँ से गर्म लावा जो है गर्म होकर के, आपको पता है कि कोई भी गर्म चीज जो है वो हमेशा कहाँ उठता है? ऊपर की ओर उठता है ना। तो यहाँ से जब ये गर्म होता है तो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है, काफी ऊपर की ओर उठेगा, और ये जो है आउटर कोर पर दबाव बनाएगा, है ना। लावा जो है नीचे से गर्म होकर आएगा तो कहाँ? आउटर लेयर को जो है, आउटर कोर को क्या करेगा? दबाव डालेगा, और दबाव डालने के बाद जो है मेंटल कोर पर जो है धक्का देगा, प्रेशराइज करते रहेगा बार बार, है ना। और मेंटल कोर तक आते आते इस लावा का तापमान जो है बहुत कम हो जाता है, और फिर वापस वो कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है अपने ही जगह पर। और पृथ्वी पर ऐसा प्रक्रिया जो है हमेशा चल रहा है ना। मतलब कि इनर कोर पर लावा जो है वो हमेशा ऊपर उठ रहा है, आउटर कोर को प्रेशराइज कर रहा है, मेंटल कोर को प्रेशराइज कर रहा है, और वहां से ठंडा होकर के वापस फिर आ जा रहा है। यही प्रक्रिया बार बार चलते रहता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर मेंटल कोर यानी क्रस्ट कोर के पास, है ना, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो है 7 अलग अलग प्रकार के 7 प्लेट्स होते हैं, है ना। 7 प्लेट्स होते हैं जिसको हम लोग टाइटेनिक्स प्लेट के नाम से जानते हैं, है ना। ये टेक्निक्स प्लेट जो है, इस पे ये जो है हमारा तैरती हुई अवस्था में, 7 प्लेट कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो हिस्सा है वो 7 अलग अलग तरह से जो है प्लेट बना हुआ है, जिसको हम लोग ये जो है हमेशा तैरती हुई अवस्था में क्या कर रहा है? बड़ी धीमी गति से जो है घूम रही है। ये 7 प्लेट जो है वो तैरती हुई अवस्था में क्या कर रही है? घूम रही है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में। आंतरिक जो संरचना है इसका, अब होता क्या है कि ये जो प्लेट्स हैं हमेशा जो है जब घूम रहा है धीरे धीरे, तो घूमते घूमते क्या होता है कि यहाँ से जो है गर्म परत लावा जब ऊपर की ओर इसको प्रेशराइज करती है, तब ये जो प्लेट्स है ना मूव, इसकी स्पीड्स बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि घूमते घूमते कभी कभी एक दूसरे प्लेट से क्या हो जाती है? टकरा जाती है ना। और टकराने से, रगड़ खाने से होता क्या है कि नीचे का भूगर्भीय ऊर्जा जो है ऊपर निकलने का प्रयास करता है ना। नीचे का भूगर्भीय ऊर्जा ऊपर निकलने का प्रयास करता है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में, है ना, हलचल उत्पन्न हो जाता है। और उसी हलचल उत्पन्न से ऊपर जो है एक भयावह स्थिति उत्पन्न होती है ना, जिसको हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो यही कारण है, ये कारण हुआ जिससे कि भूकंप जो है उत्पन्न होते हैं। यानी कि वो जो प्लेट्स हैं ना वो आपस में जब टकराते हैं तो टकराकर जब ऊपर की ओर आते हैं, है ना, टकराने के बाद उस नीचे की भूगर्भीय ऊर्जा जब ऊपर की ओर आता है ना, तो वो जो है उससे हुई उत्पन्न जो हलचल उत्पन्न होता है उसको हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो ये भूकंप आने का मेन रीजन है
यही भूकंप आता है। अब क्या है, आपको कुछ और चीजें मैं आपको समझाता हूं कि एक क्रस्ट कोर और मेंटल कोर जो है ये दोनों मिल करके, मेंटल कोर भी कई पार्ट्स में बटे होते हैं, है ना, हम आपको कोई और वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। तो मेंटल कोर की सबसे ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट की पूरी एरिया मिल करके कहलाता है लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग कि भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करेंगे हम लोग। तो भूकंप की तीव्रता जो है हम लोग रिक्टर स्केल की मदद से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं। इस रिक्टर स्केल पर होता क्या है, 0 से 1 से लेकर 9 तक की संख्या दर्ज होती है ना, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। होता यह है कि भूकंप में अगर जहां से भूकंप जो है प्लेट की टकराने की वजह से आंतरिक संरचना जहां पर टकराने की वजह से भूगर्भीय ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं भूकंप का केंद्र। वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा भूकंप का केंद्र कहलाता है। और उसके जस्ट सीधे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर जहां भूकंप आती है, सामने के हिस्से को, उसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। तो अधिक केंद्र से ही जो है रिक्टर स्केल को लगा करके मापा जाता है कि इसकी जो भूगर्भीय ऊर्जा जो ऊपर की ओर आ रहा है, जो लावा है, जो मैग्मा है, उसकी स्पीड को मापी जाती है, उसकी तीव्रता को मापी जाती है ना। तो रिक्टर स्केल की सहायता से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, जिस पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या होता है, अंकित किया होता है, दर्ज किया होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 1.9 तक के चीजों को, मतलब भूकंप का जो मेजरमेंट है वो कितना आ रहा है, 0 से 1.9 के बीच आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफी हल्का सा चीज होता है, यानी हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। अगर 0 से 1.9 की स्पीड से अगर भूकंप आया, भूकंप के झटके लगे, तो इसको केवल सीज्मोग्राफ एक और यंत्र है जिसकी मदद से मापा जाता है, यानी सीज्मोग्राफ को ही केवल पता चलता है कि अभी भूकंप आया, है ना। और अगर यही स्थिति 2 से 2.9 तक का हो जाता है, तो इसका जो है हल्का कंपन होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, हल्का कंपन महसूस होता है, यानी हम लोगों को पता चलता है थोड़ा बहुत, है ना। बहुत ज्यादा अगर हम लोग ध्यान रखा जाए तो पृथ्वी शांत हो, यानी ये वातावरण शांत हो, तो हल्का कंपन का महसूस किया जा सकता है। तीसरा हम बता रहे हैं कि अगर रिक्टर स्केल पर 3 से लेकर 3.9 के बीच में अगर आ जाता है, तब इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जोरदार झटका महसूस होता है ना। यानी आप ट्रेन के नजदीक, आप ट्रेन के नजदीक खड़े हैं, चलती ट्रेन पार हो गई, है ना, आपके नजदीक से, उस तरह का जो है अनुभव आपको होगा। 3 से 3.9 तक नुकसान यहां से ही होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपको जो है 4 से 4.9 की स्पीड से अगर भूकंप आता है, तब घर के दरबार पर लगा हुआ घड़ी, है ना, फोटो फ्रेम इत्यादि जो है गिरने लग जाएंगे, यानी ये जोरदार तरीके का झटका होता है और इसमें नुकसान काफी बढ़ता जाता है ना। तो इस पे लगी हुई दीवार पर लगी हुई घड़ी, फ्रेम वगैरह क्या हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। पांचवा, अगर 5 से 5.9 तक का भूकंप आता है, इस स्पीड से अगर भूकंप आते हैं, तब क्या होता है ना। तो 5 से 5.9 तक की अगर भूकंप आता है, तो दीवार जो है, दीवार जो है, जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो बिल्डिंग्स जितने बने हुए हैं, उसके दीवार में जो है दरार आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो फटने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है, और नुकसान तो कहना ही नहीं, आप समझ ही रहे हैं कि इसकी झटका कितना खतरनाक होगा, है ना। 6 नंबर में मैं आपको बताता हूं कि 6 से अगर 6.9 की स्पीड से अगर भूकंप आए, तो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर जहां तहां जो आंतरिक हिस्से में पाइप लगा हुआ है, वो सब के सब पाइप फटने लग जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नुकसान का तो कहना ही, काफी नुकसान होने वाला है। और अगर 7 से 7.9 की स्पीड से भूकंप आता है ना, 7 से 7.9 तक की स्पीड से अगर भूकंप आता है, तो सुनामी का खतरा बढ़ जाता है ना। और वो बड़ी बड़ी इमारतें, है, बिजली के खंभे इत्यादि जो चीजें हैं, वो आसानी से क्या हो जाता है, धाराशायी हो जाता है, बहुत खतरनाक स्थिति पे पहुंचा हुआ है। और अगर यही भूकंप जो है 8 से 8.9 के बीच में आता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। ये झटका काफी जोरदार तरीके का होगा, जो 8 से 8.9 तक का होगा। बड़ी बड़ी पुल जो बना हुआ है समुद्र के ऊपर, सागर के ऊपर, नदी के ऊपर, ये सारे पुल ध्वस्त हो जाएंगे, है ना। मकान तो जो है कि फुटबॉल की तरह फेंका जाएंगे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो
जाएगी। और अगर 9 से अधिक हुआ, 9 से अधिक भूकंप अगर हुआ तो पृथ्वी विनाश हो जाएगी, यानी पृथ्वी हमको लहलहाते हुए नजर आएगी। जिस तरह से जो है हवा चलने के बाद फसलें लहलहाती है, उस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपको काफी सारा जानकारी मिला। आशा करते हैं कि आप भूकंप क्यों आते हैं, है ना, इसके चीजों को, इसके कारण को समझ पाए होंगे, है ना। तो अगर आपको ये सेशन, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तब आप इसको जो है अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।